हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री का जो भी इस चैप्टर में बताया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा बाबू, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हूबहू आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस टॉपर में जुड़ने की बहुत ही जल्दी कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से टॉपर बनने की आपको यहाँ पर सुविधा दिया जा रहा है, ठीक है। जो कि बहुत सारे जो यहाँ पर विशेष सुविधा दिया जा रहा है, इस सुविधा का आप लोग फायदा उठाइएगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का क्या, तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि यहाँ पर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि सोशल साइंस से आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है बाबू, समझिएगा। यहाँ पर इतिहास जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन शब्द है, तो एक जो है इति और दूसरा क्या, हास, क्या, ठीक है। एक इति क्या, दूसरा हास। तो यहाँ पर समझाएं, देखिए इतिहास का जो मतलब है क्या होता है। तो इतिहास हम लोग किसको बोलेंगे, बीती हुई घटना अगर प्रमाण उसका मिल जाए या सच निकल जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, ठीक है। जो भी घटना बीता हुआ मतलब कि उसका प्रमाण निकल जाए और सच निकल जाए ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। अब कहिएगा इति में क्या होता है सर, तो इति मतलब हुआ ऐसा ऐसा अवश्य, ठीक ना, ऐसा ही अवश्य, हास मिस घटना, ऐसा ही अवश्य घटना हुआ होगा जिसका प्रमाण या सच निकल जाए, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। समझ गए। अब चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपको जो पूरी डिटेल से यहाँ पर समझा कर बताने वाले हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी छात्र छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है जितना आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, सारे को पास ये शेयर कीजिए जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम लोग देखेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 1 इटली का एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में से निम्नलिखित में से किसका संबंध, संबंध में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना, ठीक है ना। संबंध मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर क्या एक दूसरे से क्या है, नहीं जुड़ा, यहाँ पर नहीं का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिटा देते हैं हम। यहाँ पर पूरा डिटेल से आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। इटली का एकीकरण जो है ना क्या है, ये कौन सा इसका जो है ना संबंध किससे नहीं था, ठीक है, किससे नहीं था, सारा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा गया बाबू, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसको आप लोग जो है ना इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, जो भी बताया जा रहा है आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया ऑब्जेक्टिव 100% आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर खोल कर आप लोग जरूर मिलान कीजिएगा, है या नहीं बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इटली का एकीकरण, ठीक है ना। इटली का क्या एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था। संबंध मतलब क्या होता है, एक दूसरे से तेल यानी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ रहना, संबंध, ठीक है। संबंध यानी उससे हमसे क्या संबंध है, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर संबंध बोला जा रहा है। तो इटली जो है ना एकीकरण का क्या था, किसका संबंध नहीं था, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पर समझिएगा इटली का एकीकरण, एकीकरण में होता क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये एकीकरण लिखा गया। अब कहिएगा सर एकीकरण हम तो नहीं समझ रहे, एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण समझिएगा, एकीकरण हम उसको अगर आमतौर से बोले तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना ही क्या कहलाता, एकीकरण कहलाता, ठीक ना। सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप दिया जाना, उसी को क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। यहाँ पर समझिएगा एकीकरण का मतलब हुआ जैसे कि आपसे क्या यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर देखिए मेजनी अकाउंट को और गैरिबाल्डी क्या था, ये सब तीनों क्या थे, इसका संबंध था, लेकिन इसका जो है ना संबंध नहीं था। इसी को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं इसी, यानी कि जो भी हमारा देश हमारा जैसे जाति हो गया, इस जाति का है, इस जाति का है, इस जाति का, अगर साथ में सारा लोग है ना ये तो ये क्या कहलाएगा, एकीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। क्या एक मतलब क्या होता है, एक करण में करना, एक साथ में एक में करना, ठीक है ना। एकीकरण का मतलब हुआ एक में करना सारा को, ठीक है, यानी सारा जात को यहाँ पर क्या करना, एक में करना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं, यहाँ पर दो या दो से वस्तुओं को हम लोग मिलाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे, एकीकरण। एक तरह से आओ समझिएगा विस्तार रूप से, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। एकीकरण समझिए किसको कहते हैं, एकीकरण हम उसको कहेंगे जो सब यानी कि कई, यानी कि कई बिखरे, ठीक ना, एक तरह से भी कह सकते हैं कई बिखरे, ठीक है, कई बिखरे यानी कि प्रांतों को एक शासन, ठीक है, एक शासन
के अंतर्गत लाना ही क्या कहलाता है, लाना ही क्या कहलाता है, एकीकरण कर, लाना ही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में एकीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए एकीकरण का मतलब क्या हुआ। शासन में क्या हुआ बाबू, यहाँ पर देखिएगा, कहिएगा शासन क्या हो, शासन में क्या होता है, सरकार होता है, ठीक है ना। शासन में क्या होता है, सरकार होता है। शासन में क्या होता है, यानी कि सरकार होता है। एग्जाम्पल में इटली और जर्मनी का जो हुआ था ना एकीकरण, तो ये क्या कहलाता है, एकीकरण, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए इटली और जर्मनी में एकीकरण का उदाहरण, ठीक है। ये जो हमारा देख ये कौन है, ये हमारे बिस्मार्क हैं। बिस्मार्क जो है ना, कौन देश से, किस देशों से संबंध था, किसका एकीकरण था इनका, तो जर्मनी का इनका एकीकरण था। क्या था, ये जो बिस्मार्क जी थे इनके जर्मनी का एकीकरण था इनका, ठीक है ना, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। कौन से किए थे, तो जर्मनी का एकीकरण में किनका योगदान था, तो बिस्मार्क का योगदान था, ठीक है। अगर पूछा जाए इटली और इटली का जो है ना मेन रूप से किसका था, तो मेजनी का था, कबूर का था और गैरीबाल्डे का था, ठीक है। सॉरी, गैरीबाल्डे नहीं था, इटली का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इटली का जो है ना किसका था, तो मेजनी का था ना जी। इटली का जो था वो किसका था जी, तो मेजनी का था या बिस्मार्क का था, बताइए। इटली में एकीकरण का योगदान जो था ना किसका था, बताइए, योगदान किसका था, बिस्मार्क था, बताइएगा। बिस्मार्क था, बिल्कुल आप लोग समझिएगा, यहाँ पर डिटेल भाई पूरा अच्छे से समझा रहा है, ठीक है। तो किसका था जी, बिस्मार्क था, बताइएगा। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना, किसका संबंध नहीं है, यहाँ पर इस संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का जो ना संबंध नहीं था। इटली का एकीकरण में जो है ना बिस्मार्क का संबंध नहीं था, लेकिन मेजनी का संबंध था, काबूर का संबंध था और गैरीबाल्डे का जो संबंध था ना इटली के एकीकरण से संबंध था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर बिस्मार्क जो है ना एक जर्मनी का इनका संबंध था, किससे संबंध था, तो जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण का संबंध था, ठीक है। यहाँ पर समझ गए किसका संबंध था, यहाँ पर से दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए इटली का एकीकरण में किसका संबंध था, तो मेजनी का था, रहा था संबंध, काबूर का संबंध था और गैरीबाल्डे का संबंध था। अगर नहीं पूछा जाएगा तो बिस्मार्क का क्या था, नहीं संबंध था इटली से, ठीक है ना। इटली से इसका कोई भी मतलब नहीं था एकीकरण से, ठीक है। ये हमारा देखिए इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण देख लीजिए, हमारा जो चित्र इसमें दिया गया ये इटली का एकीकरण का चित्र है, ठीक है। जो कि अगर बिस्मार्क का बात किया जाए तो बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी का एकीकरण का इनका योगदान रहा था, ठीक है। समझ गए बाबू। यहाँ पर एक क्वेश्चन आवा था कि इटली का राजधानी कहाँ है, इटली का राजधानी कहाँ है, समझिएगा। इटली का राजधानी कहाँ है, तो रोम है, ठीक है ना, रोम था। अगर इसमें अगर बात किया जाए कि इटली का एकीकरण में जो सबसे बड़ी जो बाधा थी ना वो क्या बाधा थी, इटली का एकीकरण, ठीक है ना, इसका इटली का एकीकरण का जो सबसे ज्यादा बाधा थी ना वो ऑस्ट्रिया थी। क्या थी, ऑस्ट्रिया या पोप थी, ठीक है ना, या ऑस्ट्रिया या पोप दोनों, ठीक है। ऑस्ट्रिया का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बाधा थी, ठीक ना, इटली का, ठीक है। तो समझ गए बाबू। अगर बिस्मार्क का बात किया तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण का सबसे योगदान था। ये जो हमारा है जो ना बिस्मार्क जी, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा बिस्मार्क जी हमारा ही है, बिस्मार्क, ठीक है। चलिए ये क्या थे, एक तरह से बताइएगा क्या थे। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखिएगा। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि इटली का एकीकरण का जो है ना योगदान जो था किसका था, तो याद रखिएगा काउंट कबूर का था। मेन रूप से क्या था, काउंट कबूर का था योगदान था, जो कि कितना ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे, एकीकरण का कब हुआ था इटली का एकीकरण जो हुआ था ना 1871 ईस्वी में क्या हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा 1871 ईस्वी में क्या हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सारा चीज यहाँ पर से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा। जो भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आइए, बाबू यहीं से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन रहा है, आपको बताने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर सारा चीज का अगर नोट कर लेते हैं तो 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको जो है ना यहाँ पर से जो आपको बता दें 100 में से कह सकते हैं तो 99% जो है ना यही सब सारा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग अगर नहीं बिलीव है, नहीं विश्वास है, तो आप लोग खुद जाकर क्वेश्चन बैंक खोलकर मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण का विरोध जो था ना इनमें से कौन सा देश था, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो देश था ना इटली और जर्मनी का एकीकरण में क्या था, इनका विरोध था। विरोध मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से तनाव, ठीक ना। विरोध मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से तनाव, यानी एक दूसरे से यानी तालमेल खत्म, ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, विरोध कहते हैं। तो इसमें कौन देश का जो था ना एकीकरण का इनमें से विरोध था, यानी कि उससे झगड़ा था। विरोध मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, उससे विरोध था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिएगा इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिएगा रूस, ऑप्शन सी में दिएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में दिएगा प्रसा। तो अब यहाँ से समझिएगा जर्मनी का जो एकीकरण से आप जो ना अगर पूछा जाएगा जर्मनी का एकीकरण से आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए जर्मनी का एकीकरण। अब यहाँ से समझिएगा कि जर्मनी का एकीकरण होता क्या है। तो जर्मनी का एकीकरण हम लोग उसको कहेंगे जो पूंजीवाद आर्थिक वर्ग से क्या होता है, व्यापार की प्रगति के लिए क्या होता है, जर्मनी को एक यानी कि
यानी कि संगठित किया जो है ना राष्ट्र बनाया गया, राष्ट्र बनाया गया, ठीक ना। तो इसी को क्या कहेंगे, जर्मनी का एकीकरण कहेंगे, ठीक है। कहिएगा तो हम यहाँ पर लिख देगा, आप लोग बताइएगा बाबू, कमेंट में बता दीजिए हमें कि हाँ सर बारीकी से समझाकर डिटेल बाई आप लिख कर बताइएगा। हम अगले वीडियो में पूरा लिख कर डिटेल से बताएंगे। अगर कमेंट में आप लोग करते हैं सबसे ज़्यादा तो हम उसी पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बता दिए, आप लोग वीडियो को जो है ना स्लो कर आप लोग लिख सकते हैं, या तो कहिएगा तो हम लिख भी देंगे, ठीक है, अगर आप लोग बताइएगा तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा, जर्मनी का एकीकरण जो है ना किसके द्वारा हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो जर्मनी का है ना, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा हुआ था, एकीकरण जो है ना किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। क्वेश्चन आता है बाबू, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बना रहा है बाबू, सब्जेक्टिव भी क्लियर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा, जर्मनी का जो एकीकरण जो है ना किसके द्वारा यहाँ पर हुआ था, जर्मनी का एकीकरण जो है ना किसके द्वारा हुआ था बाबू। तो आपको ये सब प्रश्न को याद रखना है। तो किसके द्वारा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, फ्रैंकफर्ट किसका हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, फ्रैंक, ठीक ना, फ्रैंकफर्ट, ठीक ना, फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा हुआ था, ठीक ना, फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा हुआ था, ठीक ना। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण जो है किसके द्वारा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा हुआ था, जो कि 10 मई कब हुआ था, 10 मई, ठीक ना, कब हुआ था, 10 मई 1871 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, 71 ईस्वी को जो है ना फ्रांस और जर्मनी, ठीक ना, फ्रांस और जर्मनी में क्या हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के क्या हुआ था, बीच हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था, बीच हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी और जर्मनी के एकीकरण से आप लोग क्या समझते हैं, तो जर्मनी का एकीकरण के द्वारा जो है एकीकरण का या किसे कहते हैं, जर्मनी का एकीकरण या किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जो है ना किया गया था। ये आपको याद रखना, मेन रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रैंकफर्ट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी आपसे आएगा, तो ये समझ लीजिए कि 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे यहाँ से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया था, तो कहिएगा ऐसे मेन रूप से बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, ऐसे तो कह सकते हैं बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। मेन रूप से क्वेश्चन अगर यहाँ पर संधि पूछा था जर्मनी के एकीकरण का द्वारा जो किया गया था वो फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो मेन रूप से है बिस्मार्क ने किया था इसका, ठीक है ना। जो कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ यानी संपन्न हुआ, यानी कि पूर्ण क्या हुआ, पूर्ण में पूरा हुआ, यानी कि पूरा इसका कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 जनवरी को, ठीक है ना, 18 जनवरी 1871 में क्या हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण के क्या हुआ, पूरा हुआ। ये देखिए हमारा जर्मनी का एकीकरण का या ऑस्ट्रिया और जो है ना ऑस्ट्रिया और हैंसबर्ग का राजवंश है, ठीक है ना, हैंसबर्ग का राजवंश है, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा बाबू, सारा चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है इटली और जर्मनी का एकीकरण में जो विरोध देश था ना वो कौन था, हमारा ऑस्ट्रिया ही था। क्या था, हमारा ऑस्ट्रिया था, ठीक है ना। और क्या था, हमारा ऑस्ट्रिया था। बिल्कुल आपको याद समझ में आ गया बाबू, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। सारा चीज वीडियो के माध्यम से बताएंगे बाबू, कहीं घबराने का मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। करण मिस क्या होता है बाबू, करना होता है, एक करना, ठीक है ना। करण मिस क्या होता है बाबू, एक करना, यानी सारा को क्या करना, एक जगह करना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कहिएगा कि सर विरुद्ध जो है, विरुद्ध शब्द क्या हुआ, विरुद्ध मतलब क्या होता है, बाधित होता है, एक तरह से बाधित होता है। संगठित, संगठित मतलब क्या होता है, यानी कि एकत्रित करना। संगठित मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 3 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार। यहाँ पर समझिएगा क्या वास्तुकार कौन थे, यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार जो थे ना वो कौन थे। यहाँ पर किनका चित्र लगा हुआ, बताइए किनका चित्र लगा हुआ जी, बिस्मार्क जी का, ठीक है ना। किसका चित्र है, तो बिस्मार्क जी का चित्र है, ठीक है। जर्मनी का जो एकीकरण का प्रमुख जो वास्तुकार जो थे ना वो कौन थे, बिस्मार्क जी थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब कहिएगा जर्मनी का एकीकरण जो है ना किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने ही तो किया था। जर्मनी का एकीकरण जो है ना किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण जो है ना किसने किया, किसने किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने किए थे, तो बिस्मार्क ने किए थे। किसने किए थे बाबू, बिस्मार्क ने किए थे। बिल्कुल याद रखना है, ठीक ना, किसने किए थे, बिस्मार्क ने किए थे, ठीक है ना। अगर पूछा जाए बिस्मार्क प्रशा के शासक यानी कि विलियम के द्वारा प्रथम क्या बने थे, तो ये प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे,
क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल याद रखना। किसके द्वारा? तो बिस्मार्क के प्रशा के शासक द्वारा जो है द्वितीय विलियम या प्रथम इनका जो है ना प्रधानमंत्री बने थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो है ना राज्य कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाएगा जो जर्मनी है ना, जर्मनी का सबसे शक्तिशील यानी सबसे मजबूत जो है ना राज्य इनका कौन था? तो प्रशा राज्य था। ठीक ना, इनका कौन सा था? तो प्रशा था। ठीक ना, बिल्कुल आपको याद रखना। सबसे मजबूत इनका जो राज्य था ना जर्मनी का, वो प्रशा था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब यहाँ से चलिए तो समझ गया बाबू, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण का मुख्य जो था इनका योगदान था बिस्मार्क का ही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 4 नंबर क्वेश्चन करा फ्रैंकफर्ट संधि का जो ना कब हुआ, यानी कि कब किस वर्ष हुआ था। यह हमारा क्या फ्रैंकफर्ट संधि हुआ था। देखिएगा हमारा फ्रैंकफर्ट संधि इसी तरह हुआ था। आप लोग पिक्चर से देखकर अनुमान लगा सकते हैं, इसीलिए हमारे आपके साथ पिक्चर लगाएं कि कभी आप लोग भूलिएगा इसको नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा जो है फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था ना, वो 28 जून को हुआ था। आप लोग इसको पहले याद रखना। क्या हुआ था? 28 जून 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में आपको ये क्वेश्चन में दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, अगर फ्रैंकफर्ट के संधि का बात किया जाए तो इतना को क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था बाबू, जिसमें क्या हुआ था? पेरिस का पतन तथा युद्ध समाप्ति इसकी हुई थी। ठीक ना, पेरिस तथा पतन का जो है ना युद्ध जो है समाप्ति हो गई थी 28 जून 1871 ईस्वी में। तब फ्रैंकफर्ट के संधि इस वर्ष हुई थी। ठीक है सर, क्या कहा जाता है? फ्रैंकफर्ट का संधि इस वर्ष हुए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ना वो किसके बीच हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट के जो संधि है ना किसके बीच हुआ था? यहाँ पर बताइए, दो बीच हुआ था। दो बीच के बीच हुआ था, किन के बीच हुआ था? बताइए किन के बीच हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि जो ना किसने? आप लोग बाबू वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप लोग अगर बारीकी से समझते हैं बाबू तो इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर नहीं आएगा 100% आप कह सकते हैं। अगर आ जाता बाबू तो फिर मुझे बताइएगा कि हाँ सर आपने कहा था इससे बाहर क्वेश्चन आया। एक भी क्वेश्चन जो है ना इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी बाबू, मेरा दावा। आपसे ज्यादा जो है हमें, ठीक ना, आगे उससे ज़्यादा है ना, आपसे ज़्यादा जो है ना हमें डर है। ठीक ना, कि परीक्षा में क्या पूछेगा। ठीक है, आपको तो बस पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ाना है कि जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो बोर्ड परीक्षा में आना चाहिए। ठीक है, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अभी बताएं 1871 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैंकफर्ट की संधि को जो है किनके बीच हुआ था, तो किनके बीच हुआ था बाबू? तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रांस। ठीक ना, फ्रांस और किनके बीच हुआ था? फ्रांस प्लस किसके बीच हुआ था? तो आपको याद रखना प्रशा। ठीक ना, फ्रांस और प्रशा के बीच क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा बाबू, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक ना, जो कि 1871 ईस्वी में क्या होना चाहिए? ईस्वी को क्या होना था? इसके फ्रैंकफर्ट के संधि ये क्या कहलाता है। ठीक ना, अगर आपसे कहीं एक तरह से फ्रैंकफर्ट की जो संधि है फ्रांस और प्रशा के राज्य के बीच 10 मई 1871 ईस्वी में इसको होना ही फ्रैंकफर्ट का संधि कहते हैं। ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट का संधि किसे कहते हैं? तो फ्रैंकफर्ट के उसे संधि कहते हैं। फ्रांस और प्रशा के बीच का जो राज्य का बीच में होना ही क्या कहता है? फ्रैंकफर्ट की संधि कहलाता है, जो कि 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, अगर पूछा जाएगा फ्रैंकफर्ट के संधि का जो स्थापना है ना किसके द्वारा किया गया था, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है बाबू कि फ्रैंकफर्ट, ठीक ना, फ्रैंकफर्ट के संधि जो है ना किसके बीच हुआ था, या किसके बीच नहीं, या तो कह सकते हैं यहाँ पर किसके द्वारा हुआ था। ठीक ना, किस संधि जो है किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ना वो किसके द्वारा हुआ था? तो आपको याद रखना है रोमनो द्वारा हुआ था। ठीक है ना, किसके द्वारा हुआ? रोमनो ने किए थे। ठीक है ना, रोमनो ने क्या कहता है? फ्रैंकफर्ट के संधि का द्वारा, इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा है बाबू। एक एक प्रश्न आपको याद करना है। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव और कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं बाबू, तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन जो है ना उत्तरदायी था? कौन सा इनमें से जो है ना अभिनेत्री जो था वो उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था बाबू? देखिएगा यहाँ पर कौन है? बिस्मार्क जी है। कौन है बताइएगा? बिस्मार्क जी। इसमें बिस्मार्क जी कौन है? तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना बिस्मार्क जी, यही इनको जो है ना बड़ा फोटो यहाँ पर लगा दिए बिस्मार्क, यही कौन है? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण का सबसे बड़ा योगदान जो था ना बिस्मार्क का था। ठीक है ना, शुरू वाला क्वेश्चन में पढ़ाएं आपको क्या था? जर्मनी में जो योगदान जो सबसे रहा किसका था? बिस्मार्क का था। ठीक है ना, अगर पूछा जाएगा इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं था, तो बिस्मार्क का उसका योगदान नहीं था, और यहाँ पर जर्मनी में एकीकरण का इनका क्या था? योगदान था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी का एकीकरण में जो है ना
योगदान, सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर ये जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो बिस्मार्क का रहा। किसका रहा, जब बिस्मार्क का रहा। ठीक है, समझ गए बाबू। अब अगला क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है आपसे कि इटली के एकीकरण में जो है ना किसका योगदान रहा था। इटली का एकीकरण जो है ना किसका योगदान था, इटली के एकीकरण में जो है ना किसका योगदान था, किसका योगदान था, किसका योगदान था, शुरू में ही बताया था आपको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर याद होगा तो यहाँ पर बताइएगा किसका योगदान था जी। तो बिल्कुल आप लोग समझिएगा किसका योगदान था मेन रूप से। तो किसका था, तो काउंट काबूर का था, काउंट काबूर का था। और किसका था, मेजनी का था। ठीक ना, मेजनी का था। और किसका था, गैरी वाल्डे का था। ठीक ना, किसका था, गैरी वाल्डे का था। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इटली का एकीकरण में किसका योगदान था और किसका नहीं था। इटली का एकीकरण में योगदान किसका था, योगदान बिस्मार्क का नहीं था। अलग अगर पूछा जाए जर्मनी का एकीकरण में किसका यानी कि ये योगदान था, तो बिस्मार्क का योगदान था। ठीक है, समझ गए बाबू। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे आपको घबराना नहीं बाबू। आपको जो भी बताया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1871 ईस्वी में किसकी संधि हुई, बताइएगा। 1831 में क्या हुआ था, एक संधि हुआ था, अभी नहीं बताए थे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। कब हुआ था, 1831 में। कब हुआ था, 28 जून 1871 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। यही तो यहाँ से कुछ आप देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से इसको ऑप्शन बना रहे हैं ताकि क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक ना, यही हमारा फ्रैंकफर्ट के संधि में इन्हीं का योगदान था। किनका योगदान था, बिस्मार्क का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझिएगा क्या हो जाएगा जी, बताइएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और किसे, प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा का। से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जे फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था जो किनके बीच हुआ था, तो फ्रांस और किसके, प्रसा का बीच हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था। अभी ने बताएं क्या चीज़, फ्रैंकफर्ट। अब यहाँ से कहेगा फ्रैंकफर्ट के संधि किसने स्थापना किया था, तो अभी बताएं। फ्रैंकफर्ट के संधि जो है रोमन ने किया था। किसने किया था, रोमन ने किया था। फ्रैंकफर्ट का संधि जो है किसने किया था, रोमन ने किया था। कब किया था, तो 1871 ईस्वी में किया था। बिल्कुल याद रखिए कब किया था, तो 1831 में इसका क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा पेरिस का संधि, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पेरिस का संधि, देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस का जो संधि है ना, वो पेरिस का संधि जो है ना किसके बीच हुआ था, तो बताइएगा किसके बीच हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, किसके बीच हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुआ था। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुआ था, जो कि सितंबर में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर। ठीक ना, सितंबर कौन सा ईस्वी था, 1783 ईस्वी में जो है को हुआ था। 1783 ईस्वी में क्या हुआ था, पेरिस का संधि हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना आसान भाषा में। अगला क्वेश्चन एक और आ सकता है कि जो वियना कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, बताइए। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता बाबू, कई बार पूछा जाता। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव, आप तो कहिएगा सर इतना लंबा टाइम ले रहे हैं इतना कम ऑब्जेक्टिव में। बाबू यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव नहीं, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उससे 4 गुना अधिक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर किए तो बताइए कितना ऑब्जेक्टिव, 6 ही ऑब्जेक्टिव अभी तक क्लियर किए। आप बता दें यहाँ पर कि 12 से 15 से ऊपर ही आप लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर हुआ या नहीं, यस या नो, बताइए। हुआ ना, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो यहाँ से यही समझिएगा बाबू, यहाँ से सब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होते जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझा कर डिटेल से आपको सारा चीज बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, बताइएगा वियना जो कांग्रेस है इसका स्थापना कब हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता बोर्ड परीक्षा में कि वियना कांग्रेस हुआ था कब हुआ था, ऑप्शन दे देगा वो 1816 में, 1815 में, 1814 में, और ये तो 1814 से लेकर 15 में। तो कब हुआ था, तो वियना जो कांग्रेस हुआ था ना 1814 से लेकर 15 में। ऐसे तो आपको रहेगा ऑप्शन में 1815 ही, तो 1815 ही लगाना है, लेकिन इसकी कब हुआ था, 1814 से क्या हुआ था, 15 तक हुआ था। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। कब हुआ था, तो सितंबर 1814 से 15 तक हुआ था। अब यहाँ से कहेगा कि वियना जो कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, इसका जो मेन रूप से उद्देश्य जो था ना वो क्या उद्देश्य था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो यूरोप में खोई हुई क्या शांति को जो है वापस लाना, वो क्या कहलाता है, उद्देश्य इसका कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरोप में जो खोई हुआ शांति था ना उसको क्या करना था, उसको वापस यानी कि वापस शांति को क्या लाना था, वापस लाना था। ठीक ना, उसी को क्या कहेंगे, वियना कांग्रेस का और यानी कि उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है
1830 ईस्वी को क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है ना स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन जो है ना यानी कि क्या हुआ? स्थापित हुआ, स्थापना या स्थापित हुआ, किस प्रकार का शासन? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शासन का क्या मतलब होता है? सरकार, ठीक है, सरकार। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सैद्धांतिक राजतंत्र, सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है बाबू? तो संविधान होता है, ठीक है ना। संविधान का राजतंत्र, संविधान का राजतंत्र यानी जिसका उल्लेख में क्या कहे, संविधान के बारे में अध्ययन या बताया जाए, उसी को सैद्धांतिक राजतंत्र कहते हैं, ठीक ना। सैद्धांतिक राजतंत्र जो कि 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस के यानी कि किस प्रकार का शासन जो है ना स्थापित हुआ? तो देखिए 1830 के बाद जो है ना फ्रांस में जो है ना यहाँ पर क्या हुआ? तो संविधान, ठीक ना, संविधान का क्या सरकार यहाँ पर स्थापित किया गया। किसका? तो संविधान का यहाँ पर सरकार स्थापित किया गया। कब? तो फ्रांस में 1830 ईस्वी में किया गया। बिल्कुल समझ रहे हैं बाबू, क्लियर से? तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि बुर्बो वंश जो था ना, क्या था? बुर्बो वंश की जो है ना यानी कि निरंकुश सत्ता में स्थापना लुई फिलिप्स यानी कि लुई फिलिप्स के जो है ना नेतृत्व जो है ना सैद्धांतिक राजतंत्र का जो है ना स्थापना किया गया था। किसका? तो लुई फिलिप्स जो था ना वो नेतृत्व के सैद्धांतिक राजतंत्र का किया गया था स्थापना, यानी कि संविधान का, भारतीय संविधान का जो है ना यहाँ पर राजतंत्र का स्थापना किया गया था, ठीक है। बिल्कुल समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस के बाद जो है ना किसका उदय हुआ था, क्वेश्चन आपसे आ जाता है यहाँ पर फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के बाद जो है ना किसका उदय हुआ? बताइएगा, फ्रांस के बाद जो है ना किसका उदय हुआ? किसका उदय हुआ? ये भी क्वेश्चन आपको आता है, किसका उदय हुआ? बताइएगा, फ्रांस के बाद जो है ना किसका उदय हुआ था? तो याद रखिएगा, नेपोलियन का उदय हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? नेपोलियन का युद्ध, नेपोलियन का क्या हुआ था? उदय हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा, किसका युद्ध हुआ था? अगर पूछा जाए आपसे फ्रांस के बाद जो है ना किसका उदय हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा, नेपोलियन का उदय हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए प्राय 50% जो है ना प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई थी? किस संस्था में की गई थी बाबू? बताइएगा, किस संस्था में की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या जो है महिलाओं को जो है ना 50% आरक्षण भागीदारी यहाँ पर क्या मिला था? क्या भारतीय किसका? फीमेल का, महिलाओं का। यहाँ पर देखिए पंचायती जो है ना व्यवस्था, यहाँ पर देखिए किस तरह से पंचायत में जो व्यवस्था होता है उसे पंचायती व्यवस्था कहते हैं। उसमें जो है ना पंचायत में जो एक मुखिया होता है पंचायत का, ठीक है, वही जो है ना सारा को यहाँ पर बताता है अच्छे से, ये कैसा, ये गांव में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सही है, सारा जो है ना यहाँ पर वार्तालाप होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समझिएगा कि भारत के महिलाओं के जो 50% आरक्षण की व्यवस्था है ना वो पंचायती राज व्यवस्था में ही यह, ठीक है, यह क्या कह सकते हैं व्यवस्था है, ठीक है। बिल्कुल समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा बिहार में जो है ना आरक्षण जो है ना कब बढ़ा दिया गया था और कब कितना परसेंट बिहार में महिलाओं को भागीदारी पर आरक्षण था? 50% जो है ना महिलाओं का जो है ना क्या है आरक्षण है, जो कि 2006 में इसका आरक्षण जो है ना लागू कर दिया गया था। कब क्या? बिहार में 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देना है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या शक्तियों का यानी कि विकेंद्रीकरण जो किया जाता है ना उसी को क्या कहेंगे? पंचायती राज व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुआ था ना 2 अक्टूबर को हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना हुआ था ना वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर। कब हुआ था बाबू? याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1959 में इसका स्थापना हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत क्या हुआ था? तो यहाँ पर लागू कर दिया गया था। कब? 1959 ईस्वी के बाद जो है ना 1959 2 अक्टूबर 1959 के जो है ना महिलाओं के लिए 50% राज यानी कि पंचायती राज व्यवस्था क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा, इसी में अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा गया 2020, 2017, 2011, ये जो है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि सभी जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर साल हर जगह मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो रक्त एवं लौ का अवलंबन जो है ना किसने किया था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क जी किए थे, ठीक है। कौन किए थे? बिस्मार्क जी किए थे। बिल्कुल आपको याद रखना, किसने किया था बाबू? बिस्मार्क। ये हमारा क्या है? बिस्मार्क जी है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा जर्मनी का एकीकरण जो है ना किसका योगदान था? देखिए बार बार क्वेश्चन
वही बताना है। जर्मनी में एकीकरण का किसका योगदान था? तो बिस्मार्क का था। बिल्कुल आपको याद रखना किसका था? बिस्मार्क का था। कौन से ईस्वी में? तो 1862 ईस्वी में जर्मनी का बिस्मार्क का एक भाषण जो है ना, शीर्षक रक्त और लौह जो हुआ था, जो आगे चलकर जो है इसका नीति बन गया। रक्त एवं लौह का क्या हुआ, जब आगे चलकर इसका क्या होगा, नीति इसका क्या बन गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा मेजनी का योगदान जो था वो किसके एकीकरण का योगदान था? तो मेजनी का जो था ना वो इटली का एकीकरण में योगदान था मेजनी का। ठीक है, बिल्कुल आपको मेजनी का पूछा जाएगा तो इटली, ठीक है ना, इटली का इसका योगदान रहा था, इटली का योगदान रहा था। ठीक है ना, मेजनी का इटली का योगदान था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा? 10 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट के संधि जो हुआ था ना कब हुआ था? बताइएगा फ्रैंकफर्ट के संधि कब हुआ था? आपको पिछले वाले भी वीडियो में बताया 1871 में क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1871 में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? वियना कांग्रेस, समझिएगा वियना कांग्रेस जो हुआ था वो कब हुआ था? बताइएगा वियना कांग्रेस, समझिएगा बाबू वियना कांग्रेस होता क्या? तो वियना कांग्रेस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा दिया जाएगा कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, ये वियना कांग्रेस क्या है, तो यूरोप में खोई हुई शांतियों को जो है ना वापस लाना क्या कहलाता? वियना कहलाता। क्या कहलाता बाबू? वियना कहलाता। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना वियना किसको कहते हैं, या वियना कांग्रेस जो है किसको कहेंगे? तो याद रखना हमेशा क्या, ये लिख लेना है पर आपको कॉपी में नोट कर लेना है, यूरोप में, ठीक ना, यूरोप में खोई हुई, ठीक ना, खोई हुई शांतियों को वापस लाना, ठीक ना, वापस लाना क्या कहलाता है? वियना कहलाता। ठीक ना, वियना कांग्रेस कहलाता। ठीक ना, क्या कहलाता है? वियना कांग्रेस कहलाता। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या कहता है वियना कांग्रेस। ठीक है ना, वियना कांग्रेस जो है ना स्थापना इसका हुआ था यूरोप में खोई हुई क्या हुआ था शांतियों को वापस लाना क्या कहलाता है? वियना कांग्रेस कहलाता। क्या कहलाता है? वियना कांग्रेस कहलाता। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और हो सकता है कि वियना कांग्रेस जो हुआ था कब हुआ था? अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको मन में भी आता होगा कि सर कि वियना कांग्रेस जो हुआ था कब हुआ था? तो आपको याद रखना है वियना जो कांग्रेस हुआ था ना 1814 ईस्वी में जो हुआ था, कब हुआ था? सितंबर में। ठीक है ना, सितंबर वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1814 ईस्वी में क्या हुआ था? वियना कांग्रेस हुआ था। ठीक है ना, जो पूरा जो कब हुआ था? 14 से लेकर जो है ना 1815 ईस्वी तक इसका कार्य चला था, पूरा इसको संपन्न हुआ था। ठीक है, वियना कांग्रेस का। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कब कहता है? देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर समझिएगा कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। देखिए आगे नहीं ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे ना वो कौन थे? मार्टिन लूथर क्या थे? एक दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, या धर्म सुधारक थे, या समाज सुधारक? तो मार्टिन लूथर जो थे ना हमारे, देखिए कई हमारा जो है ना देश का, यानी कि हमारे जो कई है ना जो समाज सुधारक है, जैसे कह सकते हैं कौन को, गुरु गोविंद सिंह, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये सब सुधारक थे। समाज क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मार्टिन लूथर जो थे ना ये क्या थे? हमारे समाज का सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। समाज सुधारक कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे, जो समाज को सुधारने वाला व्यक्ति, या तो एक तरह से और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए आप लोग, किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं? ये तो आप लोग को इजी तरीका से ऐसे बता दिए। जो भी समाज में जो ना अच्छे के लिए करते हैं, मैं सभी के लिए अच्छे जो करते हैं, सभी के लिए उसी को समाज सुधारक इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्या समझिए, अगर मार्टिन लूथर का यहाँ पर जन्म कहा जाए कि मार्टिन लूथर का जो ना जन्म कब हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म, ठीक है ना, ये क्या हमारे जो है मार्टिन लूथर किंग है। ठीक है ना, यही हमारे जो है ना मार्टिन लूथर किंग, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही मार्टिन लूथर किंग है। अगर आपसे बात करेंगे जन्म कब हुआ था, तो 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर कब हुआ था? 10 नवंबर 1546 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु का बात किया जाए ना, मृत्यु का, तो मृत्यु जो हुआ था इनका कब हुआ था? 18 फरवरी को। ठीक है ना, 18 फरवरी को 1546 ईस्वी में, सॉरी 18 फरवरी 1546 में इनका जो है ना क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था ना 1483 में हुआ था। ठीक है, 1483 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था क्या हुआ था? 1846 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जो कि जर्मनी का ये थे मार्टिन लूथर जो किंग थे ना, वो कहाँ के थे? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मार्टिन
लूथर जो थे कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, ठीक है ना, जर्मनी के थे। इनका मृत्यु जर्मनी में हुआ था, इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करता है, काउंट कबूर को वेक्टर एम्मैनुअल जो है किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट जो कबूर थे ना, वो ये काउंट कबूर जो थे वो किस पे किए थे, तो प्रधान, ये काउंट कबूर जो है ना किस पद के लिए नियुक्त किए थे, वेक्टर एम्मैनुअल को, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए इनका जो है ना नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, ठीक है। जो कि काउंट कबूर का जो जन्म हुआ था ना, काउंट कबूर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 10 अगस्त को, ठीक है ना, 10 अगस्त को, 10 अगस्त 1810 ईस्वी को कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा काउंट कबूर जो है कहाँ के थे, तो इटली के थे। बिल्कुल आपको याद रखने का, जन्म कब हुआ था, 10 अगस्त 1810 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनका मृत्यु जो हुआ था ना वो 6 जून को, ठीक है ना, 6 जून 1861 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना, 6 अगस्त 1800 इनका मृत्यु हो गया था। अब यहाँ से कहेगा काउंट कबूर इटली का जो थे ना वो क्या थे, राजमज्ञ तथा इटली के क्या थे, एक एकीकरण आंदोलन का प्रमुख नेता थे, ठीक है। ये कहाँ के नेता थे, तो याद रखना इटली के एक प्रमुख ये क्या थे, नेता थे, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ पर कहिएगा जो है ना बिस्मार्क जो था ना वो वर्तमान के इटली जनक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा जो है ना वर्तमान में, जो है ना वर्तमान में इटली के किसे जनक माना जाता है, किसे जनक माना जाता है, तो आपको याद रखना है बिस्मार्क जो है ना इटली का यानी कि वर्तमान जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, वर्तमान जनक माना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके जो है ना अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने की उम्र सीमा क्या होता है, 25 वर्ष से अधिक होता है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैरिबाल्डे जो था ना पेशे से क्या था। अब यहाँ पर कहिएगा सर गैरिबाल्डे क्या था, पेशे क्या था। गैरिबाल्डे जो था ना पेशे से क्या था, नाविक। क्या था, आप लोग रट लिए होंगे नाविक। अब नाविक का मतलब समझते नहीं होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कहते हैं 70% विद्यार्थी जो नाविक का मतलब नहीं जानते होंगे, मात्र 30% ही ऐसा विद्यार्थी होंगे जो कि अच्छे टीचर से समझे होंगे, वही लोग बता सकते हैं नाविक किसको बोलता है। तो नाविक यहाँ पर भी देख कर बता सकते हैं क्या थे, ये जो हमारा जो पानी वाला जो जहाज में जो नाव चलाता है इसी को क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। यही जो आदमी क्या कहलाता है, नाविक कहलाता है, ठीक है ना। जो गैरिबाल्डे जो था ना वो किस में काम करता था, तो जहाज में काम करता था, ठीक है ना, पानी वाला जहाज में काम करता था। तो इसी को क्या करते जो मेन रूप से एक ड्राइवर जो होता है ना उसी को नाविक कहा जाता है। तो हमारा जो गैरिबाल्डे जो था ना वो क्या था, तो नाविक था। बिल्कुल आपको याद रखना क्या था, नाविक था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या बाबू, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, बस 5 क्वेश्चन और बचा, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या, गैरिबाल्डे जो था पेशे से क्या था, तो ये नाविक था। क्या था बाबू, नाविक था। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चलिए अब आप यहाँ पर समझिएगा क्या क्या समझिएगा, गैरिबाल्डे जो है ना क्या था, तो इटली का जो है ना एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे। अगर आपसे पूछा जाएगा गैरिबाल्डे जो था ना, गैरिबाल्डे ये जो हमारे गैरिबाल्डे जो है ना ये क्या थे, तो हमारा जो इटली का जो है ना प्रमुख क्या थे, नेता थे। क्या थे बाबू, यहाँ पर प्रमुख जो है ना राजनीतिक नेता थे। कौन थे, और एक तरह से सैनिक भी थे। गैरिबाल्डे क्या थे, हमारा सैनिक भी थे एक तरह से, ठीक है। जो भी अगर जहाज में जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं, ठीक है ना, उसमें उसको कहते हैं नाविक कहते हैं। जिन्होंने क्या इतिहास का महत्वपूर्ण किसका, ये गैरिबाल्डे का जो ना जो क्या था भूमिका था, किसका था, गैरिबाल्डे का भूमिका इन्होंने जो है ना निभाई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा नाविक का मतलब क्या होता है, अभी बताएं, वह व्यक्ति होता है जो जहाज पर इसके चालक के दल के सदस्य के रूप में काम करता है, यानी चालक के दल के सदस्य, यानी कि चालक ये दल के सदस्य जो है ना काम करता है ना उसी को क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं, ठीक है ना। नाविक लिख लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा नाविक, तो आप लोग बोलते हैं लेकिन आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। वह व्यक्ति लिख लीजिए यहां पर, वह व्यक्ति होता है जो जहाज पर उसके चालक दल के सदस्य के रूप में काम करता है, ठीक है ना, काम करता, उसे क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
यंग यूरोप का स्थापना जो है किसने की थी? यंग यूरोप जो है स्थापना किसने किया था? किनका फोटो है? तो मेजनी का फोटो है। देखिए किनका फोटो है जी? मेजनी का फोटो है ना। किनका फोटो है? मेजनी का। समझिएगा, पिक्चर भी आपको ध्यान में रखना है कि किनका ये चित्र है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपसे पिक्चर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप लोग पिक्चर को याद रखते हैं इनको, तो आप लोग एक आप में खूबी हो सकती है कि जहां पर पिक्चर देखिएगा तो आप बता दीजिएगा किनका चित्र था, तो मेजनी का चित्र था, ठीक है। चलिए, यंग यूरोप का स्थापना जो है किसने किया था? तो यंग यूरोप का जो ना स्थापना किया था किसने? मेजनी ने किया था। बिल्कुल आपको याद रखना। आप कहेगा यंग यूरोप क्या हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, बताइएगा ये कब हुआ था यंग यूरोप? तो जिसका गठन जो है यंग यूरोप का जो है ना गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में क्या हुआ था? युवा इटली के, ठीक है ना, युवा इटली के मॉडल पर जो है मेजनी के द्वारा किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था इसका गठन? यंग यूरोप का जो ना गठन किसका किया था? मेजनी के रूप में मेजनी ने इसका गठन किया था। बिल्कुल समझ गए बाबू, किसने किया था? बेनी। आप कहिएगा मेजनी कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर मेजनी कौन था, यहाँ पर समझिएगा मेजनी, ठीक है, सॉरी मेजनी जो है ना क्या था? तो मेजनी यहाँ पर समझिए इटली का एक जो है ना गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। क्या था? तो एक इटली का जो ना राष्ट्रवादी, ठीक है ना, राष्ट्रवादी क्या था? दल था, दल सेनापति था, ठीक है ना, सेनापति था, ठीक ना, सेनापति था। आप कहिएगा राष्ट्रवादी क्या होता? बहुत सारे के आप लोग सुनते होंगे नेता के द्वारा, मीडिया के द्वारा सुनते होंगे कि आप कौन है, तो बोलते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। क्या हम राष्ट्रवादी है? देश के प्रति क्या करते हैं? प्यार करते हैं। क्या करते हैं? देश के प्रति प्यार करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवादी कहलाता है। आपके जो मन में जो भावना वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा जो मन में भावना, यानी देश के प्रति क्या हुआ, हमारा जो मन के भावना में जो हो रहा ना, हमारा जो देश के प्यार, जैसे कि पाकिस्तान और भारत क्या हुआ, आप लोग कहते होंगे पाकिस्तान को मार देंगे, काट देंगे, हटा देंगे, उड़ा देंगे। क्या हुआ? हमारा देश के प्रति क्या हो रहा है? प्यार हो रहा था। देश के प्रति ही क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन हम जो हैं, यानी जो हम मनुष्य जो हैं, हम उस पर क्या कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? प्यार दे रहे हैं, यानी कि हम अपने भारत पर प्यार दे रहे हैं। इसको क्या कहलाएगा? जो हम क्या कहलाएंगे? हम एक तरह से क्या कहलाएंगे? हम राष्ट्रवादी हैं। क्या है? हमारे राष्ट्रवादी। अगर जो हमारे मन में जो भावना उत्पन्न हो रहा है, भावना, उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। समझ गए बाबू? पूरा क्लियर कंसेप्ट। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 15 में थोड़ा सा और कुछ समझ लीजिए इसके बारे में। यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और आएगा, मेजनी का जन्म हुआ था कौन सा स्थान पर हुआ था? मेजनी का जो जन्म हुआ था ना, वो इटली में जन्म हुआ था। कब हुआ था? इटली में जन्म हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेजनी का जो संबंध था, अगर मेजनी का इनका संबंध था ना, वो कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी। भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि मेजनी का संबंध किससे था? बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने, काबूर ने। तो आप लोग क्या लगाइएगा? मेजनी। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव, कितना आसान तरीका से बदल दे रहे बाबू, समझ रहे हैं? एक एक क्लियर कंसेप्ट को कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज यानी कि रोग भी एक तरह से कह सकते हैं। यूरोप का रोग या मरीज किसे कहा जाता है? बताइएगा। यूरोप का रोग या मरीज जो है ना किसे कहते हैं? बताइएगा किसे कहते हैं? तो तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं, रोगी कहते हैं। जैसे एक तरह से कहिएगा कि यूरोप का मरीज जो है ना किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक ना। कौन सा तुर्की? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ? तुर्की। हमारा जो है ना ये तुर्की देश, हमारा तुर्की जो देश कहलाता है यूरोप का मरीज या रोग कहलाता है। क्यों कहलाता है? इतने बड़े खूबसूरत देश भी क्या कहलाते हैं? बताइएगा। मरीज के यानी कि रोग कहलाते हैं। देखिए कितने बड़े देश है, कितने सुंदर देश है, फिर भी तुर्कों को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो समझिएगा अंटोमन जो सुल्तान जो थे ना, वो अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया ना, अंटोमन सुल्तान जो थे वो अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया कि यहाँ के रहने वाले जो धीरे धीरे जो अपने यानी धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। कौन जो यहाँ रहते थे, ये कहाँ, तो तुर्की में जो रहते थे, धीरे धीरे क्या करें? स्वतंत्रता के लिए वो आंदोलन करने लगे। इसके यानी कि अंटोमन साम्राज्य जो है क्या करने लगा? तो वो कमजोर पड़ने लगा, ठीक ना। वो 10वीं सदी क्या कहता है पर देखिए 10वीं सदी बोलते हैं ना, 10वीं सदी। अभी हम सबको कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं सदी। क्या सदी में क्या होता है? 21वीं सदी। 21वीं सदी मतलब 100 साल, ठीक ना। 100 साल को क्या कहा जाता है? सदी का। दशक किसका कहा जाता है? दशक किसका कहा जाता है? 10 साल को क्या कहा जाता है? दशक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 21वीं सदी का जो हमारा कौन सा चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। ये 10वीं सदी का बात है। किसका? तो 10वीं सदी का बात है। सदी का इसका जो था ना, क्या कहा था? समाज का जो ना पतन प्रक्रिया लगातार जो है ना बढ़ती गई। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे तुर्की क्या हुआ? हालत इतनी इसका खराब होती चली गई ना कि इसको जो ना यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज कहने लगा। क्या कहने लगा? यूरोप का मरीज कहने लगा। कौन सा देश को? तो तुर्की देश को क्या कहने लगा? यूरोप का मरीज
आने लगा। ठीक है, समझ में आ गया बाबू, क्लियर? तो पूरा बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा एशिया का मरीज कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एशिया का मरीज कौन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना चीन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोप में कुल कितने देश हैं? यूरोप में जो है ना कुल कितने देश है बाबू, तो याद रखिएगा कितना है? 44 है, 44 देश है। ठीक है ना, 44 देश है। चलिए यहाँ पर समझिएगा कितने देश है? 44 देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अब कौन सा युद्ध हुआ था ना, उसका जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ, यानी कि संपन्न हुआ था। बताइएगा कौन किसके बाद जो है ना यूरोप का संपन्न हुआ था? आप लोग बताइएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 18 अगस्त को हुआ था। ठीक है ना, 18 अगस्त कब हुआ था? 1886 में क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण में किसका योगदान था? तो बिस्मार्क का योगदान था। योगदान था किसका? बिस्मार्क का। किसका था योगदान? था बिस्मार्क का योगदान था। किसका? जर्मनी का एकीकरण में। अब यहां से कहिएगा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था ना वो कौन था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो देश था ना वो प्रसा ही था। कौन सा देश था? प्रसा ही था। यहाँ पर कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ था? किस देश के बाद? तो सेडॉन युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा। आप कहिएगा सेडॉन युद्ध जो हुआ था ना कब हुआ था? अब क्वेश्चन यहाँ से आता है आपको कि सेडॉन युद्ध जो हुआ था ना 1 सितंबर को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 1870 इसमें क्या हुआ था? और कब हुआ था? तो सेडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक ना, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा, फ्रांस और किसके बीच हुआ था? प्रसा के बीच हुआ था। किसका? सेडॉन का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूरोपियों के लिए किस देश को साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है? किसको प्रेरणा स्रोत कहते हैं? यूरोपवासियों। यूरोप में रहने वाले यूरोपवासी कहलाते हैं। जैसे हम लोग भारत में रहने वाले क्या कहलाते हैं? भारतवासियों कहलाते हैं ना, उसी तरह से यूरोप में रहने वाले क्या कहलाता है? यूरोपवासियों कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइएगा यूरोप जो है ना क्या था? यूरोप जो था सबसे प्राचीन देश था। क्या था? यूनान यूरोप का जो ना सबसे यूनान जो था ना क्या था? यूनान जो था ना यूरोप का। ठीक ना, यूरोप का जो था, यूरोप का क्या था? सबसे प्राचीन क्या था? देश था। क्या था? देश था। किसका? यूनान का जो ना यूरोप जो है सबसे प्राचीन क्या था? देश था। तो यहीं पर पूछा जा रहा है यूनान जो यूरोपवासियों को जो साहित्य का विज्ञान जो हुआ था वो किसके हुआ था? तो यूनान जो था किसका? यूरोप का जो था सबसे प्राचीन क्या था? देश था। बिल्कुल आपको समझ में आ गया बाबू। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किसे देश का महादेश के अंतर्गत आता है? किसके महादेश के अंतर्गत आता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है यूरोप के देश के। इसके सारे बारे में हम सारा चीज बता दिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। आज का जो है लास्ट प्रश्न बताइएगा, यानी कि जर्मन राइन राज्य संघ जो है ना इसका निर्माण जो है किसने किया था? जर्मन राइन। ठीक है ना, जर्मन राइन के जो राज्य का स्थापना जो है ना कब किया गया था बताइएगा, और जर्मन राज्य कब बनवाया गया था? ये सब सारा प्रश्न को याद रखना है। हमारा जर्मन राज्य कौन है तो बताइएगा। जर्मन का नेपोलियन बोनापार्ट है। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना जर्मन राज्य का ये क्या किए थे? निर्माण किए थे। कब किए थे? तो 18 जनवरी। ठीक ना, 18 जनवरी 1831 में क्या किया था? इसका निर्माण किए थे, जो कि फ्रांसीसी। अगर पूछा जाए जर्मनी का राज्य जो है ना कौन बनवाया था? जर्मनी का जो है ना राज्य जो बनवाया था ना वो कौन बनाया था? तो फ्रांसीसी। ठीक है ना, फ्रांसीसी। ठीक है ना, फ्रांसीसी सम्राट। ठीक है ना, सम्राट जो है क्या बनाया था? सम्राट नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन के सेनाएं बनाए थे। क्या बनाए थे? सेनाएं बनाए थे। बिल्कुल आपको याद आ गया। ठीक है, तो सारा चीज जितना भी बताया बाबू सारा को आप लोगों को याद कर लेना है। इसी से सारा प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना भी सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको बोर्ड परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा को हमने राय से समझा कर बता रहे बाबू। इतना अच्छा से अगर कोई बताता होगा तो फिर बताइएगा। आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम होता होगा, हम बता रहे हैं होता होगा, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर खाली सिर्फ हम ही हैं बड़ा है। बहुत सारे हैं ऐसा जो कि यूट्यूब पर समझा कर बताते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा चैनल देखिएगा ना तो सिर्फ रटवा दिया जाता है। ए होगा, बी होगा, मेजनी का और ऐसा करके बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझाएंगे ना बाबू तो सारा चीज समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। देखिए अगर रटते हो बाबू तो कुछ देर तो आपको याद रहेगा, ये तो बात है 100% सही है। अगर है कोई रटते हो कुछ भी चीज को तो 100% हमें ये बात तो है कि याद रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा अगर इसको दोबारा हम लोग नहीं देखेंगे क्या होता है? भूल जाते हैं। अगर कोई भी चीज का समझ जाते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, एकीकरण क्या है, अगर इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं तो क्या होगा? हम लोग भूलेगा ही ना कभी। कभी भी हम इसको एक नजर से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा डिटेल से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी बताया जा रहा बाबू इसको समझिए अच्छे से। आपका जो है इस टॉपर बैच में आप लोग जुड़ने का कोशिश जरूर आप लोग कीजिए, क्योंकि इससे जो है ना आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इससे पूरा चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर,
पेपर, मॉडल सेट, प्रीवियस क्वेश्चन, वीडियो क्लास मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, सारा चीज़ मिलेगा। और मेन रूप से जो है आपको ये बात इसमें खासियत है कि जो भी अभी पढ़ा है इस पीडीएफ को क्या होगा, उस कहाँ मिलेगा, तो इस के में कहाँ मिलेगा, तो पेड ग्रुप यानी टॉपर बैच में मिलेगा। आप लोग को 2-3 दे दिए हैं आप लोग को फ्री वाला बैच में, तो आप लोग उसमें भी देख लीजिए किस तरह से पैनल का आप लोग को नोट्स दिया जाता है। पैनल का आप लोग को नोट्स जो भी पढ़ाते हैं वही आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है, मेन रूप से ये, ठीक है। तो आप लोग को प्राइस जो है 500 रखा गया था, लेकिन आपके कहने से 149 कर दिएगा। वैलिडिटी बहुत सारे पूछते हैं सर कितना दिन के लिए रहता है, तो 12 महीने के लिए आप लोग को वैलिडिटी रहेगा। हेल्प नंबर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं अगर आप लोग को जरूरी है, अगर नहीं तो मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।